Hello everyone, this is Shoaib Tyagi here, lecturer at Impact College Science and Technology Rampur. Warm welcome to Impact Agri classes. Students, let's start our lecture. Students, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो आपको पढ़ाया था वो हमने आपको पढ़ाया था फर्टिलाइजर। हमारा जो सीरीज चल रहा है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर था, वो सीरीज हमारा कंटिन्यू हम उसको आज भी करेंगे और प्रीवियस वीडियो में भी हमने उसी को कंटिन्यू किया है, क्योंकि एक ब्रॉड टॉपिक है और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अच्छा आपको कंटेंट देना चाहता हूँ। तो इसलिए इसमें 3-4 लेक्चर हमारे बन गए हैं और आज भी हम यही हमारा टॉपिक रहेगा। मैंने सबसे पहले आपको जो लेक्चर मैन्योर और फर्टिलाइजर में हमारा जो सबसे पहला लेक्चर था वो था हमारा अबाउट मैन्योर। हमारे जो खाद होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको सब चीजें समझा दी थी। अगर आपने वो वाली क्लास हमारी नहीं देखी है तो आप प्लीज पहले वो क्लास वॉच करिए, फिर आपको सब चीजें समझ में आएंगी। और फिर हमारे मैन्योर के बाद में मैंने आपको कल जो लेक्चर मैंने आपके लिए बनाया था, जो प्रीवियस लेक्चर था, इस वीडियो से पहले जो लेक्चर था हमारा, वो लेक्चर था हमारा फर्टिलाइजर पे। तो फर्टिलाइजर की मैंने आपको फर्टिलाइजर क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया था, और इसके साथ साथ में मैंने आपको ये बता दिया था कि हमारे फर्टिलाइजर कितने प्रकार के होते हैं। तो आज वही फर्टिलाइजर का लेक्चर, हमारे कुछ टाइप्स उसके और बाकी रह गए थे, तो वो एक लेक्चर हम आज फिर आपके लिए बना के लेकर आए हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे फर्टिलाइजर क्या है और उनके टाइप्स में हमने देखा था कि हमारे फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं, टाइप्स कितने प्रकार के मैंने कल बताए थे आपको। 3 प्रकार के फर्टिलाइजर बताए थे। कौन कौन से 3 प्रकार थे वो? एक तो था हमारा स्ट्रेट फर्टिलाइजर, एक था हमारा कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, ठीक है, एक था हमारा मिक्स फर्टिलाइजर। तो ये 3 प्रकार मैंने कल लेक्चर में आपको बताए थे। आज भी हम आपको फर्टिलाइजर का टॉपिक ही बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं आपका अपना लेक्चर आपके अपने सर के साथ में। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फर्टिलाइजर है टॉपिक। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का हमारा ये टॉपिक है और इसमें हमने क्लासिफिकेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, 3 क्लासेस बताई थी, और इसमें भी हमारा फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन ही रहेगा। तो देखते हैं हमारा क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो हमारा जो अब क्लासिफिकेशन है फर्टिलाइजर का, वो किसके आधार पर है? बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स। मतलब हमारा जो फर्टिलाइजर है वो उसकी क्लासेस उसके पोषक तत्वों के आधार पर हम कितने प्रकार में उसको बांटते हैं। तो कितने प्रकार के हमारे फर्टिलाइजर होते हैं इस टाइप से? तो एक तो होता है हमारा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, एक होता है हमारा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, एक होता है हमारा पोटेशिक फर्टिलाइजर। तो ये हमारे 3 और टाइप है फर्टिलाइजर के, जिसमें मैं आपके लिए यहाँ पे सारी डिटेल लेके आया हूँ। कौन कौन से हमारे पोटेशिक फर्टिलाइजर होते हैं, कौन कौन से हमारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं और कौन कौन से हमारे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कौन से होते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कौन से होते हैं, पोटेशिक फर्टिलाइजर कौन से होते हैं। तो इनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा, अगर मैं डीएपी की बात करूं, डाई अमोनियम फॉस्फेट जो हमारा फर्टिलाइजर है, तो वो फर्टिलाइजर हमारा उसके अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? 12%। और हमारा फॉस्फोरस कितना परसेंट होता है? हमारा क्या 46%। तो इस लिहाज से इसके आधार पर हम उसको कौन सा फर्टिलाइजर बोल सकते हैं? क्या हम उसको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बोलेंगे डीएपी को, या हमारा वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होगा? कौन सा फर्टिलाइजर होगा स्टूडेंट? तो वो हमारा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 46% यानी कि 40% फॉस्फोरस पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसी बिहाफ पे ये सारे क्लासेस हमारे मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। अगर जिस फर्टिलाइजर के अंदर जो सा न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, उस न्यूट्रिएंट्स को उसी नाम से हम जानेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन ज्यादा है तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हो गया, फॉस्फोरस ज्यादा है तो हमारा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है, पोटाश ज्यादा है तो हमारा पोटेशिक फर्टिलाइजर हो गया।
जोन से न्यूट्रिएंट जिस फर्टिलाइजर में ज्यादा है उसको उसी के नाम से हम यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखते हैं हमारे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट। इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है हमारे पहला जो क्लासिफिकेशन वो क्या है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अदर न्यूट्रिएंट से ज्यादा होगी। ठीक है, और ये हमारा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, तो इसके अंदर फॉस्फोरस की मात्रा अदर न्यूट्रिएंट से ज्यादा होगी, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बोला गया है। नेक्स्ट हमारा है पोटेशिक फर्टिलाइजर। ये सारी चीजें मैं आपके लिए सारी चीज डिटेल में लेकर आया हूँ, आप इसको साथ साथ नोट करते चले या लेक्चर के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में आपके हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर टीएमए की बात करूं तो टीएमए भी आपको 2 क्वेश्चन फर्टिलाइजर, 2 से 3 क्वेश्चन आपको फर्टिलाइजर से देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं हमारे इफको की बात करूं तो इफको में तो यहाँ से फर्टिलाइजर टॉपिक से ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, 10-15 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। सॉरी, अगर मैं टीए की बात करूं तो टीए में हमारे आपको इसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो इसको आपको इसलिए डिटेल में जानना जरूरी है, और आप ध्यान से इसको पढ़ना। मैं जो भी बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, कानों में ईयरफोन लगा लेना और टेबल पे आप आराम से बैठ जाना। ठीक है, किसी तरह कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वरना आपके लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो हमारे 3 क्लासेस हमने आपको बता दिए हैं, नाइट्रोजनस, फॉस्फेटिक और पोटेशिक। तो देखते हैं हमारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कौन से हैं। ये मैंने टेबल आपके लिए बनाया है, द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ये टेबल है किस किस फर्टिलाइजर में हमारा नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होता है, कौन से हमारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। ठीक है, तो देखते हैं हम। इधर मैंने नेम ऑफ फर्टिलाइजर दिया है, इधर मैंने नाइट्रोजन कंटेंट दिया है, इधर मैंने फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे जो फर्टिलाइजर का नाम है, नेम ऑफ फर्टिलाइजर, सबसे पहला जो फर्टिलाइजर है वो हमारा सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन 16% आपको मिल रही है। कितनी? 16% मिल रही है। और किस फॉर्म में मिल रही है? नाइट्रेट फॉर्म में मिल रही है। किसमें? NO3 नाइट्रेट फॉर्म में आपको मिल रही है। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। हमारा जो नेक्स्ट फर्टिलाइजर है वो पोटेशियम नाइट्रेट है। इसके अंदर आपको 12.5 से 13.5% नाइट्रेट आपको मिल रही है, मतलब 12.5 to 13.5% आपको नाइट्रोजन इसमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, किस फॉर्म में प्राप्त हो रही है? इसमें भी नाइट्रेट फॉर्म में आपको प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम सल्फेट। ठीक, अमोनियम सल्फेट में आपको नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्राप्त हो रही है और कितनी हो रही है? 20% आपको 20.6% आपको इसमें क्या है, नाइट्रोजन प्राप्त हो रही है, मतलब 20.6% आपको नाइट्रोजन प्राप्त हो रही है। और किस फॉर्म में प्राप्त हो रही है? जैसा कि हमारा फर्टिलाइजर का नाम है अमोनियम सल्फेट, तो उसी फॉर्म में हमको यहाँ पे नाइट्रोजन प्राप्त हो रही है। किस फॉर्म में? अमोनिया फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड में हमारी जो नाइट्रोजन प्राप्त हो रही है वो कितने परसेंट है? 26%, सॉरी 26%। यहाँ पे आप देख सकते हो 26% इसमें हमको अमोनियम क्लोराइड फर्टिलाइजर में हमको नाइट्रोजन प्राप्त हो रही है। और किस फॉर्म में? अमोनिया फॉर्म में। इसमें भी क्या है, हमारा अमोनियम फॉर्म में ही आपको नाइट्रोजन प्राप्त हो रही है। अगर हम हमारा सबसे ज्यादा फेमस जो फर्टिलाइजर वो कौन सा है? यूरिया। तो यूरिया में हमारी नाइट्रोजन कितनी मिलती है? 46%। कितनी? 46%। और किस फॉर्म में मिलती है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि यूरिया में नाइट्रोजन किस फॉर्म में आपको प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इसको आप अंडरलाइन कर लेना अपने, जब आप इसको अपने नोट्स में उतारो तो इसको आप क्या कर लेना, हेडलाइटर से आप इसको कलर कर लेना, जिससे कि आपको याद रहे यूरिया वाला जो पोर्शन है हमारे इसको। ठीक है, तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन। ठीक है, किस फॉर्म में? एमाइड फॉर्म में। एमाइड फॉर्म में नाइट्रोजन मिल रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड फर्टिलाइजर का नाम है। इसमें हमारा 20.6% नाइट्रोजन मिल रही है, और इसमें भी हमारे एमाइड फॉर्म में ही नाइट्रोजन आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इधर। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इसको साथ साथ नोट करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है?
हमारा एक और क्लासेस है फर्टिलाइजर का। ये तो हमारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का टेबल था जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। इधर हमारा है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का टेबल। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के टेबल में हम देखेंगे कौन कौन से हमारे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं। एक तो हमारा होता है एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट में हमें कितनी प्राप्त हो रही है? 16% फॉस्फोरस प्राप्त हो रही है हमको, ठीक है। और 19% कैल्शियम इसमें मिल रहा है और 12% हमारी सल्फर आपको मिल रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में अलग अलग न्यूट्रिएंट कंटेंट हमको इतने मिल रहे हैं, ठीक है। जो हमारे सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसमें हमारे ये न्यूट्रिएंट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहे हमारे न्यूट्रिएंट कंटेंट्स, ठीक है। 16% इसमें फॉस्फोरस है, 19% इसमें कैल्शियम है और 12% इसमें सल्फर है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारा जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में ही एक डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये हमारे फर्टिलाइजर का नाम है। इसमें 18% हमारे नाइट्रोजन और 46% हमारा फॉस्फोरस हमको मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एमएपी की, ठीक है। एमएपी की फुल फॉर्म क्या है हमारी? मोनो अमोनियम फॉस्फेट। क्या है? मोनो अमोनियम फॉस्फेट। तो मोनो अमोनियम फॉस्फेट में कितने परसेंट नाइट्रोजन है हमारा? 12% नाइट्रोजन मिल रहा है और 48% हमारा हमको फॉस्फोरस मिल रहा है इसके अंदर। तो ये हमारे कौन से हुए फर्टिलाइजर? फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हुए, ठीक है। कहां तक हमारे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हुए? यहां तक हमारे ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हमको मिले, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको देख रहे हो मैंने इसको रेड मार्कर से हाईलाइट किया है। हाईलाइट मतलब आपको जिससे कि अच्छे से आप पहचान सको कि कौन से फर्टिलाइजर के कौन से एग्जाम्पल है। ये हमारे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल थे यहाँ तक। और ये हमारे क्या है? पोटासिक फर्टिलाइजर है। तो पोटासिक फर्टिलाइजर में मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी? पोटास की होगी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पोटासिक फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से हैं। टेंशन लेने का नहीं है बिल्कुल भी, सब चीज आपको याद करना है। याद करने वाला कंटेंट है, कोई इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। सारी चीजें आप पढ़ोगे तभी याद होगी, ठीक है। तो चलते हैं हम। पोटासिक फर्टिलाइजर में हमारा पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है। हमारा जो पोटेशियम फर्टिलाइजर में सबसे पहला जो हमारा फर्टिलाइजर वो कौन सा है? पोटेशियम क्लोराइड KCl। KCl के अंदर हमारा जो पोटास होता है वो कितना होता है? 60% हमें पोटेशियम इसमें मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो फर्टिलाइजर है वो कौन सा है? पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है। कौन सा है? पोटेशियम सल्फेट। तो इसका सूत्र क्या है हमारा? K2SO4, ठीक है। K2SO4 में हमको क्या क्या मिल रहा है? कितना न्यूट्रिएंट कंटेंट है? 48% इसके अंदर हमको पोटास प्राप्त हो रहा है और 17.5% इसके अंदर हमको सल्फर मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फर्टिलाइजर का टाइप है, पोटेशिक फर्टिलाइजर का जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है हमारा? पोटेशियम नाइट्रेट। कौन सा? पोटेशियम नाइट्रेट, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर 44% हमको पोटास मिल रहा है और 13% इसके अंदर नाइट्रोजन भी प्राप्त हो रहा है दोस्तों। हमको 13% इसमें नाइट्रोजन भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा आपको क्लासिफिकेशन मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें समझा दी है, सारा क्लासिफिकेशन आपको दे दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है या आपको कोई कुछ और तरीके से आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आपकी समझ में नहीं आया तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी आप उस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप जाके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी। क्या? फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी। तो आप सोच रहे हो इसलिए क्या होता है हमारा फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी? चलो मैं बताता हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, क्योंकि आपके सर आपके सामने है, आपको टेंशन नहीं होना, टेंशन लेना काम हमारा है, हम आपको सारी चीजें बताएंगे। तो बताते हैं हम आपको फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी हमारा क्या होता है। तो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी आपने एक और वर्ड इससे रिलेटेड आपने सुना होगा, वो कौन सा था हमारा? वाटर यूज एफिशिएंसी। सुना होगा आपने, वाटर यूज एफिशिएंसी मतलब जल उपयोग दक्षता। इसको हिंदी में क्या बोले? जल उपयोग दक्षता। तो क्या मतलब होता है वाटर यूज एफिशिएंसी का? सबसे ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो कौन सा इरिगेशन मेथड है जिसमें सबसे ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी है? आपने पढ़ा होगा, आप बोलोगे सर ड्रिप इरिगेशन की सबसे ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी है। तो कितनी परसेंट होती है? तो सर हमारी आप
90 से 92% हमारी इसकी ड्रिप इरिगेशन की वाटर यूज एफिशिएंसी होती है। उसके बाद में हमारा स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर की कितनी होती है? स्प्रिंकलर सर हमारी 60 से 70% होती है। किसी किसी किताब में आपको 50 से 70% भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें वेरिएशन लगा रहता है। ठीक है, तो जैसा वाटर यूज एफिशिएंसी अगर मैं बात करूं तो कितना वाटर आप अपने फील्ड को दे रहे हो, इरिगेशन वाटर, कितनी सिंचाई आप अपने फील्ड में कर रहे हो और उसमें से कितने आपके पौधे उसका यूज कर रहे हैं, कितना परसेंट जितना दिया उसमें से कितना परसेंट आपके पौधे पानी का उपयोग कर रहे हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। ठीक है, अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, अपने फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें। ठीक है, मतलब जो जितना भी उनकी लाइफ साइकिल में जो भी वो एक्टिविटी करते हैं और जिस भी एक्टिविटी में उनको वाटर रिक्वायरमेंट होती है और वो उस एक्टिविटी के लिए जितना वाटर यूज करते हैं वो हमारा उसका क्या कहलाता है? उसका उपयोग कहलाता है। ठीक है, और इस उपयोग को हम उसकी एफिशिएंसी बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हो, आप सब जानते होंगे, आपने सबने देखा होगा कि जब हम सिंचाई करते हैं, इरिगेशन देते हैं फील्ड में, तो बहुत सा वाटर हमारा वेस्ट हो जाता है। कैसे वेस्ट हो जाता है? वो ऐसे वेस्ट हो जाता है कि हम जब ट्यूबवेल से अपने फील्ड को इरिगेट कर रहे होते हैं तो ट्यूबवेल से और फील्ड की दूरी, हमारी खेत की दूरी, हमारे ऐसा नहीं है बिल्कुल, कोई खेत ऐसा होता है हमारा कि जो हमारा बिल्कुल ट्यूबवेल के पास में होता है डायरेक्ट, या हमारे फील्ड में वाटर ड्रॉप होता है। तो ऐसे कोई फील्ड हमारा होता है। ज्यादातर हम पानी को फील्ड तक इरिगेशन चैनल के माध्यम से लेके जाते हैं। बेसिक सी बात है, आपने देखा है। तो जब हम इरिगेशन वाटर को हम फील्ड तक इरिगेशन चैनल के मदद से लेके जा रहे हैं, क्या ट्यूबवेल से निकलने के बाद जो पानी इरिगेशन चैनल में से होके फील्ड तक जा रहा है, क्या उसके अंदर किसी प्रकार का कोई वेस्ट नहीं होने का? क्या हमारा पानी बर्बाद नहीं होने का जाने में? बिल्कुल होगा। कैसे बर्बाद होगा? कुछ तो हमारा इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा इरिगेशन चैनल में, कुछ तो हमारा मृदा के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कुछ हमारा इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ हमारा इधर उधर मेड के माध्यम से रिसाव हो जाएगा, मतलब ड्रेनेज प्रॉब्लम हमारी हो सकती है, सीपेज प्रॉब्लम हो सकती है। तो सीपेज क्या होता है? हमारे जल का रिसना, हमारे जल का रिसाव का क्या बोलते हैं? सीपेज बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ तो हमारा सीपेज में लॉसेस हो जाएगा, कुछ को हमारी जो मृदा है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब अगर हम मान लो कि हमने 1 घंटा इरिगेशन दिया, 1 घंटा में हमारे जो ट्यूबवेल था उसने, मान लो, ये कोई मेरा ऐसा फिक्स एग्जांपल नहीं है, आपको ये गलत भी हो सकता है, मानने के लिए बोल रहा हूं, तो आपके ट्यूबवेल ने 1000 या 10,000 लीटर पानी प्रोड्यूस किया। 1 घंटे में कितना लीटर पानी प्रोड्यूस किया? 10,000 लीटर पानी प्रोड्यूस किया। क्या वो 10,000 लीटर आपके फील्ड तक 10 का 10 ही प्रॉपर पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। इरिगेशन लॉसेस भी और इरिगेशन चैनल लॉसेस भी बहुत ज्यादा होती है इरिगेशन वाटर में। ठीक है, और इरिगेशन चैनल लॉसेस तो हमारे हो ही रहे हैं, फिर बाद में जब हमारे फील्ड में वो पहुंच जाएगा फिर वहां पे भी लॉसेस होंगे, वहां पे इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ पानी हमारा क्या है? पर्कोलेशन से हो जाएगा, मतलब हमारे डाउनवर्ड उसका मूवमेंट होगा, नीचे की तरफ मूवमेंट होगा, और वो हमारे क्या है? ग्राउंड लेवल के वाटर में जाके मिल जाएगा। तो जो पानी हमारा पर्कोलेशन हो गया है और ग्राउंड लेवल पे जाके मिल गया है, तो वो तो हमारे पौधों को अवेलेबल नहीं होगा। अवेलेबल तो वही होगा जो हमारे रूट जोन के आसपास वाटर होगा, तो उस पानी का तो उपयोग हमारे पौधे कर नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लॉसेस हमारे वाटर यूज एफिशिएंसी में होते हैं, लेकिन उन लॉसेस को छोड़ के जितना पानी हमारे पौधों ने यूज किया वो उसकी वाटर यूज एफिशिएंसी होती है। तो ऐसा ही यहाँ पे हमारी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है। फर्टिलाइजर में मान लो कि आपके पास में एक हेक्टेयर फील्ड है, 1 हेक्टेयर फील्ड में आपने 100 किलो यूरिया डाला। कितना डाला? 100 किलो यूरिया डाला। तो 100 किलो यूरिया डालने के बाद में क्या 100 किलो यूरिया की 46% जो उसके अंदर नाइट्रोजन होती है वो प्रॉपर आपके पौधों को मिल जाएगी? नहीं मिल पाएगी। कैसे नहीं मिलेगी?
अब आपका दिमाग में सर कैसे नहीं मिलेगी, हम तो प्रॉपर अपने फील्ड में एप्लीकेशन फर्टिलाइजर का कर रहे हैं तो फील्ड में डाले तो फील्ड में ही रहेगी, वो ऐसे नहीं मिलेगी। कि जब हम फार्मर हमारे क्या करते हैं, फार्मर हमारे जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की बात करूं तो वो कौन सा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन अपनाते हैं, ज्यादातर ब्रॉडकास्टिंग अपनाते हैं, छिड़काव विधि अपनाते हैं। तो छिड़काव विधि में तो बहुत सारे लॉसेस हमारे फर्टिलाइजर के होते हैं। जैसे जब आप हमारा ब्रॉडकास्टिंग अपनाओगे तो एक तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर हमारा नहीं होगा, समान मात्रा में हमारे फर्टिलाइजर वितरण नहीं होगा, कहीं पे ज्यादा फर्टिलाइजर पड़ जाएगा, कहीं पे कम पड़ जाएगा। दूसरा, हमारे सरफेस एरिया पे, सोइल के सरफेस एरिया पे हम फर्टिलाइजर को अप्लाई कर रहे हैं। तो जब सोइल के सरफेस एरिया पे फर्टिलाइजर को अप्लाई कर रहे हैं तो फर्टिलाइजर हमारा सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जब हम अप्लाई कर देंगे उसको, तो फिर कुछ हमारा टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से कुछ फर्टिलाइजर हमारा इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ फर्टिलाइजर हमारे सोइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। कुछ फर्टिलाइजर हमारे वाटर के साथ में, क्योंकि हम जब फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं तो पहले इरिगेशन देते हैं, फिर इरिगेशन के 2-3 दिन बाद हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं पहले फर्टिलाइजर हम देते हैं फिर हम इरिगेशन करते हैं। अगर हम पहले फर्टिलाइजर डाल ले फिर इरिगेशन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत मेथड है, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजर के लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि पहले आप फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हो, फिर पानी दे रहे हो, तो हमारे पानी के साथ में हमारे जो फर्टिलाइजर का लिक्विड फॉर्म है वो हमारे पानी के साथ में क्या हो जाता है, उसका पैमाना क्या हो जाता है, लीच हो जाता है, ठीक है। लीच हमारा क्या होता है, लीचिंग हमारा होता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विद न्यूट्रिएंट्स, या डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ नीचे की तरफ पानी का जाना, पानी का जाना किसके साथ है, न्यूट्रिएंट के साथ में, पोषक तत्वों के साथ में, हमारा लीचिंग कहलाता है, ठीक है। तो लीचिंग हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, लीच हो जाएंगे वाटर के साथ में। तो जो लीच होंगे वो तो अवेलेबल हमारे पौधों के लिए बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। कुछ हमारे इवेपोरेट हो जाएंगे, हाँ, तो जब वो इवेपोरेट हमारे हो गए तो वो भी पौधों के लिए हमारे अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आपके पौधों के लिए फर्टिलाइजर अवेलेबल है, अगर आप मान लो आपने 100 किलो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया था यूरिया का, उसमें से 50% ही आपके पौधे यूज कर पाए, तो उसकी वो 50% जो उन्होंने यूज किया है वो उनकी क्या हो गई, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। वो उसकी क्या हो गई, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी हो गई। तो आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जितना आपने फर्टिलाइजर एप्लीकेशन अपने फील्ड में दिया, अपनी फसल को जितना फर्टिलाइजर आपने दिया, उसमें से जितना फर्टिलाइजर आपने आपकी क्रॉप ने यूज किया, वो उसकी क्या कहलाएगी, हमारी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी कहलाएगी, ठीक है। अब इसको ऐसा भी समझ सकते हो आप, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं। मान लो कि 2 आदमी है, एक आदमी ने पूरा दिन काम किया, पूरा दिन काम करने के बाद उसने तीन रोटी खाई, ठीक है। और 3 रोटी खाने के बाद उसने पूरा दिन काम किया, और एक आदमी ने 8 रोटी खाने के बाद पूरा दिन काम किया, ठीक है। तो दोनों में से किसकी ज्यादा एफिशिएंसी होगी, किसने वो जो रोटी है उसकी कैलोरीज को किसने एफिशिएंटली यूज किया है, तो जिसने 3 रोटी खा के पूरा दिन काम किया है। जिसने 8 रोटी खाने के बाद पूरा दिन, उसने भी पूरा दिन ही काम किया है, तो उसने वो जो कैलोरीज, क्योंकि 8 रोटी में कैलोरीज ज्यादा मिल रही है 3 रोटी की कंपेयर में, ठीक है। अब जो कैलोरीज जो उसने काम में यूज की वो तो यूज कर ली, क्योंकि 8 रोटी में कैलोरीज ज्यादा है, तो जो कैलोरीज बच गई वो वेस्ट हो गई, ठीक है। तो जिसने कम रोटी खाई और उसने भी उतने दिन हमारे काम किया, तो उसका जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी होगी वो ज्यादा होगी, ठीक। उसने कैलोरीज को ज्यादा एफिशिएंटली यूज किया है, ठीक है। अब ऐसा भी एग्जांपल एक यहाँ पे ऐसा ले सकते हो कि 8 रोटियों से हमको कितनी मिल रही है, 400 कैलोरीज मिल रही है। 3 रोटी से हमको कितनी मिल रही है, 250 कैलोरीज मिल रही है, या सॉरी 300 कैलोरीज आप इसको लगा सकते हो, 300 कैलोरीज मिल रही है, ठीक है। तो एक आदमी ने 3 रोटी खाने के बाद में 300 कैलोरी पूरा दिन काम किया, जिसको 300 कैलोरीज मिल रही थी, और एक आदमी ने पूरा दिन काम किया और उसने 8 रोटी खाई, जिससे उसको 400 कैलोरीज मिल रही थी। तो यहाँ पे इफिशिएंटली न्यूट्रिएंट को या कैलोरीज का यूटिलाइजेशन किसने किया, 3 रोटी खाने वाले ने यहाँ पे
न्यूट्रिएंट का एफिशिएंटली यूज किया तो उसकी क्या कहलाएगी, उसकी न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी कहलाएगी, तो उसने न्यूट्रिएंट को कैलोरीज को एफिशिएंटली यूज किया। तो यहाँ पे भी यही कहानी है हमारी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी में। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक में हमारे यहाँ पे क्या मैंने आपके लिए लिखा है तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसको क्या है। द फर्टिलाइजर शेड्यूलिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन सोइल टेस्ट। तो हमारी जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है वो इस पर निर्भर करती है कि हमारा जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है वो हमको सोइल टेस्ट कराने के बाद फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन को करना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमारे सोइल के अंदर पोटास की कमी है और आप नाइट्रोजन दिए जा रहे हो। पहले आपको सोइल को टेस्ट कराना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना है, यहाँ फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करना है। फिर आप वही एप्लीकेशन करोगे वही फर्टिलाइजर डालोगे जिस फर्टिलाइजर की आपकी सोइल को जरूरत होगी, जिस न्यूट्रिएंट की सोइल को जरूरत होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें क्या है, सिलेक्शन ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी डन अकॉर्डिंग टू सोइल रिएक्शन। फर्टिलाइजर का जो चयन हमको करना है ना वो सोइल के रिएक्शन के या केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग करना है। मतलब केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है, केमिकल रिएक्शन का ये मतलब है कि हमारी सोइल एसिडिक तो नहीं है, हमारी सोइल एल्कलाइनिक तो नहीं है, मतलब क्षारीय नहीं है, अम्लीय नहीं है। उसके अकॉर्डिंग हमको फर्टिलाइजर का चुनाव करना है, फर्टिलाइजर का सिलेक्शन करना है। क्योंकि हमने अगर मान लो हमने एसिडिक नेचर का कोई फर्टिलाइजर डाल दिया और ऑलरेडी हमारी जो सोइल है वो एसिडिक हो चुकी है तो वो तो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगी। अगर हमने कोई एल्कलाइन नेचर का फर्टिलाइजर डाल दिया और हमारी जो मृदा है वो पहले से ही हमारी एल्कलाइन हो रखी है तो उस कंडीशन में हमारी मृदा और ज्यादा कंडीशन उसकी खराब हो जाएगी। तो हमें पहले देखना चाहिए हमारे सोइल का रिएक्शन कैसा है, सोइल हमारी एसिडिक है, एल्कलाइन है, कौन सी है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, सरफेस सोइल एप्लीकेशन। सरफेस सोइल एप्लीकेशन जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग शुड नॉट बी एडॉप्टेड। मैंने बता दिया है आपको, ब्रॉडकास्टिंग करने से हमारे फर्टिलाइजर लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, फर्टिलाइजर का यूज कम होता है। ठीक है, उसको हमको बिल्कुल भी एडप्ट नहीं करना है, हमको ब्रॉडकास्टिंग को बिल्कुल भी एडप्ट नहीं करना है। अगर आपको कोई और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन नहीं आती फिर तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको देखना है कि कौन सी हमारी ऐसी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है जो हमारी ज्यादा जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी है। ठीक है, तो जिसकी जो ज्यादा एफिशिएंटली है हमारी, ठीक है, जो प्रभावशाली है ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग को हमको यहाँ पे एडप्ट नहीं करना है क्योंकि इसमें लॉसेस ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बट फर्टिलाइजर प्लेस, लेकिन हमको फर्टिलाइजर को कहाँ पे प्लेस करना है, 3 to 4 सेंटीमीटर, 3 to 4 सेंटीमीटर उसको कहाँ करना है, बाई साइड, या तो साइड में आप जहाँ पे आपने सीड प्लेस किया है ना, या तो आप सीड के 3 से 4 सेंटीमीटर साइड में आप प्लेस करोगे, या फिर 3 से 4 सेंटीमीटर आप उसको नीचे प्लेस करोगे। ठीक है, या तो साइड में। तो फिर जब आपका सीड एक प्लांट बन जाएगा तो उसकी जो रूट है वो अच्छे से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब कर पाएगी क्योंकि आपने एक परफेक्ट प्लेस पे आपने अपने फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया है। ठीक है, रूट जिस एरिया में रूट आपके पौधों की फैलेगी और उसी एरिया में आपने फर्टिलाइजर को डाला है तो वहां पे आपकी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी अच्छे से समझा दिया है। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर ही यहीं पे हम इसको एंड करते हैं, लेक्चर लंबा हो रहा है। आपको सारी चीजें मैंने डिटेल में समझा दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको साथ साथ नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक में आपको फर्टिलाइजर से जो हमारा टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, इसमें हम हमारी कौन कौन सी एप्लीकेशन फर्टिलाइजर को अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं वो सारा टॉपिक हमारे नेक्स्ट क्लास में रहेगा। ठीक है, और ये टॉपिक हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन, हमारे फर्टिलाइजर के दोनों क्लासिफिकेशन हमारे कंप्लीट हो गए। कल भी मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर मैंने बताया था, कौन कौन से प्रकार के फर्टिलाइजर होते हैं, कम्प्लेक्स बताया था, स्ट्रेट बताया था और हमारा मिक्स फर्टिलाइजर। और हमने आज यहाँ न्यूट्रिएंट बेस पे देखा है, क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, न्यूट्रिएंट बेस पे हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना।
अपने कॉपी में नोट कर लेना। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि अच्छा लगा या नहीं लगा आपको, या किसी तरीके का कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप वो भी बता सकते हैं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब के साथ साथ ना बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं आपके लिए लेक्चर लेके आ रहा हूँ। अभी हमारी फर्टिलाइजर सीरीज चल रही थी तो उसमें भी रेगुलर बेसिस पे लेके आ रहा था। तो इससे फायदा ये होगा, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहेंगे, ठीक है, मेरी क्लासेस के। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।